नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। गुजरात में पहले फेज का मतदान हो चुका है। गुजरात में विकास के मुद्दे पर वार पलटवार से शुरू हुआ दौर मंदिर मंदिर माथा टेकने से गुजरा, फिर गैर हिंदू के कॉलम में फंसता हुआ राम मंदिर, पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, जीएसटी, जिहाद तक आते आते विकास की दहलीज पर दम तोड़ता नजर आया। यूपी निकाय चुनाव को भी गुजरात से जोड़ा गया। कभी शहरी वोटर्स को लेकर अपने अपने गणित लगाए गए, दावों पर दावे किए गए। बीच बीच में होटल के कमरे और सीढ़ियों का दौर भी चला, जिसका आम आवाम से कोई लेना देना नहीं। घोषणा पत्र को लेकर भी गुजरात की जनता को अंत तक इंतजार कराया गया और बहस के मुद्दे गालियों पर आकर सिमट गए। शनिवार को वोट डालते वक्त पहले फेज के मतदाताओं के जहन में क्या रहा होगा, यह शोध का विषय हो सकता है। लेकिन बड़ी खबर में हम बात करेंगे गुजरात के सियासी रण की। गुजरात का चुनाव यूपी चुनाव से बड़ा हो गया है। यूपी चुनाव के दौरान यह कहा जाता था कि देश का सबसे बड़ा चुनाव यूपी का है, लेकिन गुजरात के चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया कि पहले फेज से ही यूपी को गुजरात ने पीछे धकेल दिया। आइए जानते हैं आखिर क्या कुछ रहा अब तक के गुजरात चुनाव में, जिससे कि यूपी चुनाव से बड़ा हो गया गुजरात चुनाव। गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों पर वोटिंग। इस बार युवा चुनेंगे सरकार, क्योंकि 18 से 40 साल के वोटरों की संख्या 40 प्लस से ज्यादा। आयु वर्ग के हिसाब से जानते हैं कि वोटरों की संख्या क्या है। 78,68,876 वोटर 18 से 40 साल की उम्र सीमा के बीच के हैं, जबकि 70,31,523 वोटर जिनकी उम्र 41 से 60 साल के बीच है। सर्वाधिक प्रत्याशी मेहसाणा से 34 हैं, जबकि सबसे कम प्रत्याशी भिलोड से हैं। 2012 के चुनाव में 89 सीटों की स्थिति देख लें तो बीजेपी के पास 63 सीटें, कांग्रेस 22, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें थीं। 2014 में लोकसभा चुनाव में इन 89 सीटों की स्थिति देखें तो बीजेपी के पास 84, जबकि कांग्रेस के पास 5 सीटें थीं। ये दोनों राज्यों के पहले फेज की सीटें हैं, जिसमें यूपी और गुजरात में इस तरह आया बदलाव। गुजरात में 89 सीटें, मोदी की 19 रैलियां। यूपी की 73 सीटें, मोदी की 3 रैलियां। यूपी चुनाव में पीएम मोदी ने एक रैली से 25 सीटों को कवर करते हुए प्रचार किया था। वहीं गुजरात में 89 सीटों के लिए 19 रैलियां की, लिहाजा यूपी से गुजरात में 6 गुना ज्यादा रैलियां की गई। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने प्रचार प्रसार में सब कुछ झोंक दिया। 30 केंद्रीय मंत्री तो 25 वरिष्ठ नेताओं समेत 120 सांसदों और 250 विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा। तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने 20 वरिष्ठ नेताओं को मैदान में प्रचार के लिए उतारा, जिनमें पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और अहमद पटेल मुख्य रहे। यूपी के चुनाव से भी बड़ा गुजरात का चुनाव हुआ है, तभी देश की सियासत भी गुजरात चुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है। कांग्रेस मानती है कि अगर गुजरात जीते तो दिल्ली का गढ़ जीतने में कोई नहीं रोक सकता। वहीं बीजेपी 22 साल के बाद भी सत्ता में रहकर इतिहास बदलने के मूड में है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि यूपी से दिल्ली का रास्ता तय होता है, वहीं अब गुजरात से दिल्ली के सिंहासन का रास्ता तय करने की जुगत लगी है। आज के बाद दूसरे फेज का मतदान 14 दिसंबर को होना है। देश 18 दिसंबर को नतीजे के इंतजार में है कि आखिर देश के राजनीति का भविष्य कौन तय करेगा। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। तो क्या वाकई में गुजरात का जो चुनाव है वो यूपी से बड़ा हो गया है? स्थिति तो यही बयां कर रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत
झोंक दी, वो यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं गुजरात जो चुनाव हुआ, आज जो पहले फेज की वोटिंग हुई, वो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। और इम्तिहान में कौन पास होता है और कौन फेल होता है, वो 18 दिसंबर को पता चलेगा। इस बीच बीजेपी के कुछ जातिगत समीकरण जो हैं वो अगर देख लें तो 14 उम्मीदवार आदिवासी समाज से हैं, 8 उम्मीदवार दलित समाज के हैं। कांग्रेस के जातिगत समीकरण को अगर समझने की कोशिश करें तो 27 उम्मीदवार पाटीदार समाज से आते हैं, 27 उम्मीदवार ओबीसी के भी कांग्रेस से हैं, 9 उम्मीदवार सवर्ण हैं। इनके अलावा 14 उम्मीदवार आदिवासी समाज से आते हैं, जबकि 12 उम्मीदवार दलित और मुस्लिम समाज से आते हैं। तो ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जातिगत जो समीकरण हैं वो देखने को मिल रहे हैं। 18 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार आमने सामने हैं। बीजेपी ने 31 पाटीदार उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि 21 उम्मीदवार ओबीसी से आते हैं, सवर्ण 15 हैं, जबकि आदिवासी समाज के 14 लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया है, जबकि दलित समाज से 8 लोग चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस की अगर स्थिति देख लें तो 27 उम्मीदवार जो हैं वो पाटीदार समाज के हैं, जबकि ओबीसी से भी 27 लोगों को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। 9 उम्मीदवार जो हैं वो सवर्ण हैं, 14 उम्मीदवार आदिवासी हैं और 12 उम्मीदवार दलित और मुस्लिम समाज। तो सियासी समीकरण को साधने की दोनों ही देश की बड़ी पार्टियों ने कोशिश की है, चाहे वो जातिगत आधारित राजनीति हो। विकास के मुद्दे तो काफी पीछे छूट गए। तो पहले फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है। हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि क्या वाकई में गुजरात का जो चुनाव है वो यूपी के चुनाव से बड़ा हो गया है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश है। चर्चा इस पे शुरू करें। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ संजय शर्मा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश और चंद्रशेखर दोनों जुड़े हुए हैं, जिन्होंने गुजरात में जहां जहां आज वोटिंग हुई है उन तमाम क्षेत्रों में जाकर वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की और उसके बाद हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो से जुड़े हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आपने गुजरात में ग्रामीण इलाकों में आप गए, कच्छ में आप गए, उसके अलावा आपने सौराष्ट्र का जाकर के हाल जाना, साथ ही साथ दक्षिण गुजरात भी गए, वहां का हाल जाना। वोटरों के दिमाग में आज क्या कुछ चल रहा होगा, जिस पर सियासत हुई, वो मुद्दे या फिर जो जमीनी मुद्दे? अभिषेक, जिस तरह का आज चुनाव हुआ, बीजेपी पन्ना प्रमुखों की बात लेके चल रही थी, हर 60 वोटर पे एक पन्ना प्रमुख था, वो विफल हो गया। स्थानीय मुद्दे हार गए, बड़ा चुनाव इसको बना, गुजरात के चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव बना दिया गया। दोनों ही पार्टियां इसमें जिम्मेदार रहीं। स्थानीय मुद्दे बहुत गौण रहे, वहां पर स्थानीय मुद्दों पर कोई पूछ परख नहीं हो पाई। ये चुनाव हाफिज सईद और हाफिज सईद के छूटने और उसके रिहा होने और उसके बंद होने पर लड़ा गया। इस चुनाव में राष्ट्रीय बीजेपी की जो कैबिनेट थी, केंद्रीय कैबिनेट, उसको कांग्रेस ने कैंपेन कैबिनेट कह दिया। कांग्रेस ने लगातार जिस तरह बीजेपी ने हमले किए कि झूठे तथ्य और झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, वहाँ स्थानीय मुद्दे, किसान का मुद्दा था, कृषि का मुद्दा था,
पेयजल का मुद्दा था, साबरमती रिवर फ्रंट है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन स्थानीय स्तर पर कृषि को कितना पानी मिल पाया, कितना फसलों का समर्थन मूल्य, कपास का समर्थन मूल्य किसान को नहीं मिल पाया, इस पर बड़ी बहस होनी थी। कांग्रेस के कई किसान नेता गुजरात में गए, मिनिमम बेस प्राइस की बहुत सारी बातें हुई। किसी ने यह बात नहीं की कि एक किसान को 1.5 क्विंटल कपास पे मात्र समर्थन मूल्य मिलता है, ये कितना बढ़ाया जाएगा, इसकी रेट कितनी आगे और रिवाइज की जाएंगी, इस पर कोई बात नहीं हुई। ये बातें होती रही बड़े चुनावों की। इसमें यह कहा गया, मतदाता को कहीं ऐसा किसी उसमें भ्रम में डाल दिया गया कि आप अगर इसमें वोट नहीं करेंगे या अगर आप इसमें नहीं जुड़ेंगे तो ये पूरे देश की साख यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। जबकि वहाँ स्थानीय मुद्दे पूरी तरह शून्य हो गए, स्थानीय मुद्दों पर कहीं चुनाव कोई नहीं लड़ा गया। बीजेपी का और कांग्रेस का है वो स्थानीय मुद्दे जो हैं वो गौण होते चले गए, ना किसानों का मुद्दा रहा, ना महंगाई रहा और ना ही विकास रहा। संजय जी, अगर आज की वोटिंग को देख लिया जाए तो फिलहाल परसेंटेज का हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वोटिंग का परसेंटेज क्या कुछ रहता है। तकरीबन उम्मीद यही की जा रही है कि 65 से 70 के बीच में रहेगा। पिछले चुनाव के अगर स्थिति को देख लिया जाए तो वो तकरीबन 71% के आसपास मतदान रहा था। मतदान जो हुआ, क्या दोनों ही पार्टियां मतदाताओं को मतदान केंद्र तक या इलेक्शन कमीशन जो है वो मतदान केंद्र तक लाने में विफल रहा? अभिषेक, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 65-70% मतदान होने की संभावना है, मैंने भी जो अपना पता किया है, मुझे लगता है लगभग ये 70 के आसपास पहुंच जाएगी, क्योंकि जो वोट की काउंट करने का तरीका है वो फाइनल हमारे पास कल आएगा, जिससे हमें अनुमान लगेगा। औसत पूरे गुजरात का पिछली बार 71 के आसपास था, 71 से 72 के बीच में। तो उस अभी इस दौर में भी ऐसा लग रहा है ये 70 के आसपास रह सकता है। अब इस 70 को हमें ये देखना होगा कि ये लोकसभा जो सबसे नजदीक चुनाव था वो लोकसभा का चुनाव था, उसमें 63% मतदान हुआ था और 63% मतदान पे गुजरात को बीजेपी ने स्वीप कर दिया था। अब उससे अगर कुछ वोट बढ़ा है, जैसा कि मुझे पता लगा है कि जो पाटीदार वाले इलाके हैं, आदिवासी इलाके में हमेशा वोटिंग हाई होती है, जो पाटीदार वाले इलाके हैं वहां पे भी वोटिंग ज्यादा हुई है। इसका मतलब ऐसा लगता है कि दोनों लोग वोट लाने के लिए काफी संघर्ष कर रहे थे। ज्यादा वोट का मतलब कई बार लोग सीधा सीधा यही लगा लेते हैं कि जो ऑपोजिशन है उसको फायदा मिल सकता है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि संघर्ष है तो दोनों तरफ से लोग अपने अपने वोट जुटाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो कुछ प्रतिशत वोट बढ़ा पाते हैं। अब हमें देखना होगा कि वो हाई परसेंटेज में कौन अपने लोग ज्यादा निकाल के ला पाता है। और आदिवासी का तो पहले से हम कह रहे हैं। एक हमें देखना होगा, एक बहुत बड़ा भ्रम अभी तक पाला गया है कि मध्यम वर्ग चुनाव में वोट नहीं डालता। इस पे बहुत सारी एकेडमिक स्टडीज हैं जो बताती हैं आजकल जो वोट से हट रहा है वो बहुत छोटा मजदूर है जो अपनी दिहाड़ी नहीं छोड़ना चाहता। वो किसके पक्ष में जाने वाला था, वो कौन सी जातियां हैं, वो सारे आंकड़े हमें बाद में सब पता लगते हैं। लेकिन इससे और चुनाव कुछ ना कुछ एक तरह की हमें इस तरह की संभावनाएं बनती हैं जिनसे हम अनुमान नहीं लगा पाते कि चुनाव किस तरफ जाएगा। लेकिन ये तय है कि इस चुनाव में संघर्ष नजर आ रहा था। इस दौर में भी अभी मेरी 10-5 मिनट पहले लोगों से बात हो रही थी वहां से, तो संघर्ष अभी आखिरी दौर तक आ रहा था और ये वोटिंग परसेंटेज हाई रहेगा। हाई मतलब करीब करीब 70 वाली स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि पूरा अनुमान तो कल तक आएगा। बिल्कुल। राकेश, आपने गुजरात के कई इलाकों में जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग की, लोगों की स्थिति को आपने जाना, चाहे वो किसान रहे हों, दिहाड़ी मजदूर रहे हों, व्यापारी वर्ग रहे हों, स्टूडेंट्स रहे हों, महिलाएं रही हों, मुद्दे क्या रहे थे उन लोगों के बीच में? उनकी क्या कुछ अपेक्षाएं थी कि पार्टियां जो हैं इन मुद्दों पर बात करें, लेकिन शायद पार्टियां उनके अनुरूप मुद्दों पर बात करती नजर नहीं आई। तो क्या स्थिति रही थी, क्या क्या मुद्दे लोगों के रहे थे? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात तो इस चुनाव में, ये पूरा चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है, ये इसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि 5वीं बार अगर आपको फतेह करनी है तो कुछ नई चीज़ों के साथ मैदान में आना चाहते थे। लेकिन आप याद करिए, पिछले दिनों जब नोटबंदी और जीएसटी का पूरा जो माहौल बना था, उस समय गुजरात में जो कच्चे धागे के व्यापारी थे उन लोगों ने बाकायदा केंद्र सरकार से बिल्कुल कामबंद कर दिया था। और कहीं ना कहीं जो जीएसटी वहां पर लागू हुआ था तो व्यापारियों में नाराजगी थी। वो नाराजगी कितनी दूर हुई है इससे आप स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि व्यापारियों को अंतिम जो समय सीमा थी वहां तक केंद्र सरकार ने मैनेज करने का प्रयास किया था और जीएसटी की जो रेट्स थे उनमें भी उन लोगों ने डाउन किया था रेट्स को। लेकिन इसके अलावा एक बात जो अहम है,
गुजरात का जो इलेक्शन है इसमें सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि वो 18 से और 40 वर्ष का जो वोटर है उसकी संख्या काफी ज्यादा है। आज एक दो जगह हमारी बातचीत हुई थी, उनने जो बातें निकल कर सामने आई, गुजरात में सबसे अहम मुद्दा आपका चुनाव विकास से शुरू होता है, नोटबंदी जीएसटी पर आप खेलते हैं, उसके बाद में आप सीधा राम मंदिर, उसके बाद धार्मिक चीजों पर आप आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर सोचने को मजबूर करती है सारी बातें कि आप जिन मुद्दों को लेकर के इलेक्शन में आ रहे थे, संकल्प पत्र आप काफी देर बाद जारी करते हैं और जिन मुद्दों को लेकर के आम आवाम के बीच में जाना चाहिए था उन मुद्दों को हटा करके आप धार्मिक उन्माद टाइप के मुद्दे लेकर के आ पा रहे हैं। कहीं भी राम मंदिर का मुद्दा इस चुनाव में आता है, हाफिज सईद का जो हमारे साथी भी बात कर रहे थे वो मुद्दा इसमें आ रहा है। कहीं ना कहीं सारे मुद्दे एक साइड हो जाते हैं और पूरी तरह से आप बिल्कुल भावनात्मक रूप से आम आवाम के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है 18 से और 40 साल का जो यूथ है, उस यूथ को गुजरात में आज भी रोजगार के साथ साथ वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ है। गुजरात के आज जिन इलाकों में पोलिंग हुई है वहां पे मोरो भी एक इलाका है, वहां पर करीबन 1059 के आसपास परिवार रहते हैं और उन लोगों ने आज पोलिंग का बहिष्कार किया है। उन लोगों ने साफ तौर पर उन लोगों की मांग थी कि वहां पर बुनियादी सुविधाएं सरकार ने इन 5 सालों में उपलब्ध ही नहीं करवाई है। यानी कहीं लोगों में गुस्सा है, चुनाव का बहिष्कार होना, उन्होंने नोटा का प्रयोग भी नहीं किया है, चुनाव का बहिष्कार किया है ताकि सरकार को यह जानकारी लगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वो बात करते हैं, बुनियादी सुविधाओं की जो बात करते हैं, वो अभी तक लागू ही नहीं हो पाई है। तो गुजरात को लेकर के जो तस्वीरें सामने आती हैं कि गुजरात ने बहुत ज्यादा विकास कर लिया, कहीं ना कहीं उसकी हकीकत की पोल भी खोलती ये खबरें सामने आती हैं। राकेश, जो आपने ये चर्चा की कि 18 से 40 साल के बीच के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 78,68,876 है। 41 से 60 साल की उम्र के अगर वोटर्स की संख्या देख ले तो वो 70,31,523 है। चंद्रशेखर, एक चीज इसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि जो युवा हैं उनके आइकन कहीं ना कहीं पिछले 3-4 सालों में नरेंद्र मोदी रहे हैं। यूथ जो है वो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी से इन्फ्लुएंस हुए हैं। राकेश ने जो हमें बताया कि वोट देने का विरोध किया, नोटा का प्रयोग न करते हुए उन्होंने वोटर्स का वोट देने का ही सीधे तौर पे विरोध कर दिया। तो क्या जो वहां पे वोटरों ने विरोध किया वो तो यूथ भी होंगे, क्या नरेंद्र मोदी उन यूथ को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, या फिर पिछले 3 सालों में जो कार्यप्रणाली रही है उसको लेकर के भी यूथ कहीं ना कहीं नाराज दिख रहा है? देखिए अभिषेक, राहुल गांधी ने ये कहा, कांग्रेस गुजरात में ये कहा कांग्रेस ने कि गुजरात में 30 लाख युवा बेरोजगार हैं। उन्होंने इसको बहुत प्रचारित किया, इस बात को बहुत शोर किया है। लेकिन जब हमने भाजपा से पूछा कि ठीक है, भाजपा से जब पूछा, उन्होंने कहा कि ये झूठे तथ्य और झूठे आंकड़े हैं जो राहुल गांधी और कांग्रेस पेश कर रही है। उन्होंने यहां तक भी कहा कि राहुल गांधी का जो स्क्रिप्ट राइटर है वो बहुत कमजोर है, उसको पता नहीं है दरअसल यहाँ गुजरात में हो क्या रहा है। लेकिन जब हमने बीजेपी से कहा कि आप इसके बनस्पत इसके बराबर ये आंकड़े भी तो बताइए कि अगर कितने बेरोजगार नहीं है या कितने युवाओं पर कितना रोजगार है, तो उन्होंने कहा 1000 पे 9 युवा बेरोजगार है। लेकिन जिस तरह का माहौल गुजरात में है, कोई आप आज वोटिंग हुआ है गुजरात में, तो आप वोटिंग को देख के ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा उत्साह वोटर में रहा, युवा में रहा। वोटर में सभी थे, मतदाता में युवा भी था, वृद्ध भी थे, महिलाएं भी थी। आधी फीसदी महिलाओं की है, 47.80% महिलाएं हैं गुजरात में। तो अगर ये उत्साह होता तो कहीं नजर आता, लेकिन उत्साह तो नजर आया ही नहीं कहीं। चंद्रशेखर, तो कहीं ये उत्साह अगर नजर नहीं आया तो कहीं ये सेटिस्फेक्शन की ओर भी तो इशारा नहीं कर रहा? अभिषेक, इस बात को कैसे कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन है? अगर बीजेपी ने एक पॉलिसी बनाई थी गुजरात में, हर 60 वोटर पे एक पन्ना प्रमुख था। इलेक्शन मैनेजमेंट का बड़ा मायाजाल उन्होंने रचा। हर 60 वोटर पे अगर आपके पास एक पन्ना प्रमुख था तो फिर वोट क्यों नहीं आया? वोटिंग परसेंटेज अगर हम पिछले चुनावों की तुलना में देखते हैं तो बराबर ही तो रहा। तो यही तो सेटिस्फेक्शन नहीं है वोटरों का। और आप तो ये मैनिफेस्टो भी एक दिन पहले ही लेके आए, पूर्व संध्या पे, जब आज चुनाव था और कल आपने मैनिफेस्टो जारी किया बीजेपी ने। तो एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है कि हम कितने कमिटेड हैं, बीजेपी और कांग्रेस। तो कांग्रेस ने बड़ा घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस कुछ नहीं बोली। जहां तक हमने सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां सभी नेताओं से बात की, किसान नेता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से बात की कि समर्थन मूल्य पर आपने यहाँ किसान को जागरूक नहीं किया। उन्होंने लगातार घोषणा पत्र में भी राजीव गांधी के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से फार्मेसी खोलने की, जो महापुरुष रहे हैं बस उन्हीं के नाम से वोट को मांगने की कोशिश रही है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं गिरिराज गर्ग जी।
गिरिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। गिरिराज जी, आज जो गुजरात में पहले फेज की वोटिंग हुई है, इसको लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? नहीं, देखिए अभिषेक जी, गुजरात में जो वोटिंग हुई है, अभी मैं चंद्रशेखर जी को सुन रहा था, निश्चित रूप से गुजरात के अंदर 22 साल का जो कुशासन था, जनता ने उसके खिलाफ मन बना लिया था। और आप देखिए, यदि 22 साल में गुजरात का विकास हुआ है, डेवलप हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी की 55 मीटिंगें, अमित शाह जी की 35 मीटिंगें, देश के 14 मुख्यमंत्री, 50 कैबिनेट मंत्री, ये सब गुजरात में ले जाके प्रचार करवाना, ये सब इस बात को साबित करता है कि गुजरात का विकास नहीं हुआ, 22 साल में विनाश हुआ। और बिल्कुल सही, राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी से 10 सवाल पूछे थे, उस 10 सवाल में से एक का भी जवाब नहीं दिया। आज जो वोटिंग हुई है, निश्चित रूप से गुजरात की जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का, और कांग्रेस की वहां सरकार। सर, वोट परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ा है? वोट परसेंटेज तो वही रह रहा है, वोट परसेंटेज में तो कोई अंतर नहीं आ रहा है। वोट परसेंटेज तो जैसा अभी चंद्रशेखर जी ने कहा कि इन्होंने 60 मतदाताओं को ऊपर एक पन्ना बूथ का जारी किया था कि 60 मतदाताओं पे एक हमारा कार्यकर्ता रहेगा। तो उस हिसाब से तो ये परसेंटेज जो है 85-90 के पास आसपास जाना चाहिए। वो सब फौजी कार्रवाई थी, इनकी फर्जी कार्रवाई थी, दिखावा था, हकीकत कुछ और है। वहां जनता ने मन बना लिया है, जोश नहीं है जनता में। अगर इनका विकास होता, इनका इतना प्रचार, हजारों करोड़ रुपए का खर्चा, और अगर जनता में इनके प्रति लगाव होता जैसे 2014 के चुनाव में लोकसभा में था, तो निश्चित रूप से ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ता। लेकिन जनता का मन टूटा हुआ है। जनता आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इन सब बातों को देख के मतदाता का मन ठपका हुआ है। इसलिए मतदाता जो है मतदान करने तो आया, लेकिन उस जोश के साथ नहीं आया नरेंद्र मोदी जी के, जो उन्होंने जुमले दिए और विकास का जो नारा था उसको भूल गए। फिर राम मंदिर पे आ गए, राम मंदिर से हटके फिर जातिवाद पे आ गए। इसका मतलब वो जनता को फिर दोबारा तो पीछे तो आप अभिषेक जी, एक बात मैं गिरिराज जी से पूछना चाहता हूं। गिरिराज जी, राहुल गांधी कमबैक की बात कर रहे थे गुजरात में, और मैं चश्मदीद गवाह हूं। सुबह कांग्रेस भवन जब मैं रिपोर्टिंग करने गया, जिस समय राहुल गांधी दिल्ली में पर्चा भर रहे थे, सभी जगह चल रहा, पूरे मीडिया में चल रहा था, पूरे देश में कांग्रेस में जोश है, देश में माहौल बदला हुआ है, कांग्रेस कार्यालय में धूम है। लेकिन मैं गुजरात कांग्रेस कार्यालय में खड़ा था, वहां पे एक आदमी भी नहीं था कांग्रेस कार्यकर्ता के नाम पे। नहीं अभिषेक जी, आप इस बात को समझिए कि चुनाव के दौर के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता कार्यालय में आके थोड़ी बैठेगा। हर विधानसभा का कार्यकर्ता विधानसभा में गिरिराज जी, जनताओं को मतदाता मोबिलाइजेशन करने में लगा हुआ था, तो वो कार्यालय में आके बैठ के अपना समय खराब क्यों करता? आप जिस समय गए उस समय हो सकता है कार्यकर्ता वहां नहीं मिला हो आपको, लेकिन चुनाव के पीरियड के अंदर आप ये बात कर रहे हैं कि कार्यालय में कोई नहीं मिला, तो कार्यालय में मतदाता थोड़ी रहता है। ये उत्साह दिख रहा है चंद्रशेखर गिरिराज जी। लेकिन इसमें संजय जी, अगर आज की वोटिंग को देख लिया जाए, जातिगत समीकरण रहे हैं। भले ही पार्टियां दावा करें कि हम जाति आधारित राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन करती हैं सभी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अगर एक तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से उम्मीदवारों को साधने की कोशिश की गई है। बीजेपी 31 पाटीदार को 31 पाटीदार को टिकट देती है, तो कांग्रेस 27 पाटीदार को टिकट देती है। 21 उम्मीदवार जो हैं वो ओबीसी से बीजेपी के लिए हैं, तो 27 ओबीसी से हैं कांग्रेस के लिए। तो ये जातिगत समीकरण जो है, इसको तोड़ने की बजाय और बढ़ाने की कोशिशें क्यों होती हैं? अभिषेक, देखिए, राजनीति हमारे हिंदुस्तान की राजनीति और जो न्याय का सोच है हमारी साइकी में, उसमें जो वेस्टर्न जो थॉट है, उसमें ये होता है कि एक व्यक्ति को न्याय कैसे मिले, और जो हमारे समाज की परिकल्पना है उसमें एक समूह के न्याय की बात सोची जाती है, वहीं जाति आ जाती है। तो आप ये माने या ना माने, लोग कहते हैं जाति नहीं जाति। और मैंने पूरी साउथ एशिया में अध्ययन किए हैं, जगह जगह गया हूँ मैं। बड़ी आश्चर्य की बात बताता हूँ, मुझे ये जाति पाकिस्तान में भी दिखी, मुझे ये जाति श्रीलंका में भी दिखी, मुझे ये जाति बांग्लादेश में भी दिखती है। तो आप ये मान के चलिए, हिंदुस्तानियत जो ये जो भारतीय प्रायद्वीप है, ये सारा ही ऐसा है जो जातियों में बटा हुआ है। और इसमें कई लोग माने ना माने, लेकिन धर्म, हमारे मंडल कमीशन में भी मुस्लिमों में जातियों को आरक्षण दिया हुआ है। तो जाति हमारे देश की सच्चाई है और इससे नहीं दूर रहा जा सकता। लेकिन अच्छी बात यह हुई है पिछले दिनों में कि जाति अब
सामाजिक रूप से इतनी घृणास्पद नहीं रह गई है। लोगों के आना जाना, संबंध, छुआछात घट रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन राजनीति का हथियार तो अभी भी वो इसलिए है क्योंकि राजनीति से हमें न्याय की उम्मीद होती है। जब न्याय की उम्मीद होती है तो समूह बना के ही न्याय लिया जा सकता है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत को अमेरिका की इंटरव्यू कर रहा था, प्रोफेसर आई.जे. सिंह, जिनने चाइना के डेवलपमेंट के मॉडल पे काम किया। और हम ये कह सकते हैं एक भारतीय सरदार ने चाइना के मॉडल का डेवलपमेंट का काम किया था। वो आई.जे. सिंह थे, लाइफ टाइम प्रोफेसर हैं वॉशिंगटन वॉर कॉलेज में। वो मुझे बताते हैं कि आप लोग वोट बैंक और जाति इसका इतना विरोध क्यों करते हो? अगर ये ना हो तो इस व्यवस्था में ऐसा होगा कि लोग आपको मतलब जाति से ही लोग न्याय मांगने की कोशिश करते हैं। जी, और ये कहीं ना कहीं बांटने का भी तो काम करता है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। राकेश, अगर गुजरात के चुनाव की स्थिति को देख लिया जाए तो पाटीदार जो हैं वो एक बड़ा फैक्टर साबित होते आए हैं और होते रहेंगे। 15% उनके वोट हैं। हार्दिक पटेल सामने निकल करके आए, इनका कितना बड़ा असर होगा और कितना बड़ा इंपैक्ट आज देखने को मिला, ये हम आपसे जानेंगे। लेकिन यहां मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद ये सवाल लेकर के मैं आप ही के पास आऊंगा। फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं।